गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास की सपोर्ट मटेरियल। ठीक है गाइस, चैप्टर फर्स्ट। जैसे आपको पता है उसका नाम क्या है, समय की शुरुआत। यानी समय की शुरुआत से हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट है हमारा गाइस। ठीक है गाइस, सपोर्ट मटेरियल पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। हम इसमें बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं कि समय की शुरुआत में कैसे दुनिया की शुरुआत हुई। एक तरीके से जो पूरा पूरा एक ड्राफ्ट होता है गाइस, एक पूरा पूरा एक लॉजिक, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, ऐसा कहा जाता है कि 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें हम मानव जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। यानी अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो शुरुआत होती है, और पेपर में हमें लिखना है, तो ह्यूमन की शुरुआत कब से हुई? 56 लाख वर्ष पहले। ठीक है, ओनली 56 आपको लिखना है। क्यों? इससे पहले नहीं हुई थी? इससे पहले हुई थी गाइस, मगर उससे 56 लाख इसलिए कहते हैं क्योंकि 56 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ कि जो इंसान है ना, उसमें सोचने की क्षमता विकसित हो गई। गाइस, हम सोचने की क्षमता के कारण ही हम जानवरों से आगे आ पाए। ठीक है, जितने भी जानवर थे उस वक्त, जो हमसे भी ताकतवर थे, मगर हमने तब भी राज किया किनों पर? जानवरों के जानवरों पर भी राज किया। इसके अलावा हम उनसे आगे भी निकले। ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार भी किया। किसकी बदौलत? हमारी जो मस्तिष्क है उसके जो विकसित होने की बदौलत। विकसित होने का मतलब ये नहीं कि वो बड़ा हो गया मस्तिष्क, बहुत बड़ा नहीं, उसमें सोचने की क्षमता आ गई गाइस, जिस वजह से क्या क्या कहा गया, 56 लाख वर्ष पहले क्या हुआ? मानव जिसे हम कह सकते हैं उसकी शुरुआत हुई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आधुनिक मानव 1,60,000 वर्ष पहले पैदा हुआ। कितने लाख? 1,60,000 वर्ष पहले पैदा हुआ। आप देखिएगा इस क्या लिखा है यहाँ पे, आधुनिक मानव। यानी जो मॉडर्न ह्यूमन है, मॉडर्न ह्यूमन का मतलब क्या है? वो ढंग से चल भी सकता है, खाना ही बना सकता है, शिकार शिकार भी कर सकता है। यानी उसे ऐसी टेक्निक आती है जिससे जो जो बेसिक टेक्निक होती है ना, वो उसे आता है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है? अपने जीवन को यापन कर सकता है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि आधुनिक मानव। यानी आधुनिक मतलब थोड़ा जो हमने पहले पढ़ा कि 56 लाख वर्ष पहले, उससे ज़्यादा अपडेट हो गया वो। ठीक है, उसे हर स्किल आ रही है छोटी छोटी अपने जीवन को जीने के लिए। तो इसीलिए कहा गया आधुनिक मानव की शुरुआत 1,60,000 वर्ष पहले हुई। नेक्स्ट है हमारा आदि मानव के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत। ठीक, हम आदि मानव को पढ़ रहे हैं। ठीक है गाइस, जो हमारे पुराने समय के मानव है, आदि मानव, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। पर उनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिल रही है? कहीं से तो मिल रही है। उसी वजह से तो हमारा चैप्टर रेडी हुआ है, समय की शुरुआत। उसी वजह से तो आज हम पढ़ पा रहे हैं कि हाँ, इतने लाख वर्ष पहले, 56 लाख वर्ष पहले हमारा मानव की शुरुआत हुई, 1,60,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव आए। उसके बाद हमें पढ़ना है कि क्या इतिहास है जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, कैसे हमें इनकी इतिहास के साक्ष्य मिले। तो उसके बारे में जीवाश्मों, पत्थरों के औजार और आदि मानव द्वारा गुफाओं में की गई चित्रकारी, 3 चीज़ें मिली हमें। पहला जीवाश्म, जिसका हम नीचे बात करेंगे, पत्थरों का औजार, और मानव द्वारा गुफाओं, आदि मानव द्वारा गुफाओं की चित्रकारी। यानी जीवाश्म, पत्थर की औजार, और पत्थर के औजार किस लिए बनाते थे? ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, कोई पशु उन पे हमला ना कर ले, कोई जानवर उनको रात को मार ना दे। इसीलिए वो जो होता था, हथियारों का इस्तेमाल करते थे ताकि वो दूसरे को भी मार के अपना पेट पाल सके। और आदि मानव ने जो गुफाएं बनाई थी वो भी एक साक्षी के तौर पर उपलब्ध है। ठीक है गाइस, तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट जीवाश्म, जिसकी हमने बात की, जीव प्लस आसम। इसमें होता क्या है? पुराने पौधे, जानवरों के उन अवशेषों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो पत्थरों के रूप में बदलकर किसी चट्टान में समा जाते हैं। तो इन्होंने सिंपल सी बात कही, जो पुराने पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, वो क्या होते हैं? उन्हें अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, जो पत्थरों के रूप में बदल के किसी चट्टान में समा जाते हैं। जीवाश्म को हम गाइस सिंपल भाषा में समझे तो सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि हजारों लाखों साल पहले जो जीव जंतु थे या पेड़ पौधे, जीव जंतु व पेड़ पौधे, जो धरती के नीचे समा जाने के कारण, ठीक है, उनमें धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म। जीवाश्म से आज करोड़ों का बिजनेस हो रहा है गाइस, जैसे आपको पता है। जैसे वैसलीन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब जीवाश्म के ही रूप है। इनसे भी हम क्या कर सकते हैं? एक तरह का हिस्ट्री प्रोड्यूस कर सकते हैं कि हाँ, हमारा मानव काल ऐसा था। क्योंकि हमने पढ़ा साक्ष्य कितने थे? हम पे 3 थे। पहला साक्ष्य क्या था? हमारा जीवाश्म ही था। दूसरा क्या था? दूसरा गाइस, दूसरा हमारा ये था कि दूसरा था हमारा पत्थरों से बने औजार, तीसरा था गुफाओं। ठीक है, तो हमारा जो जीवाश्म है वो पहला था। ठीक है गाइस,
क्या था वो हमारा, पहला था। तो इससे क्या पता चलता है कि जो मानव है उसकी शुरुआत कैसे हुई, आधुनिक मानव कब आया, उसके बारे में बहुत कुछ जो हमारे पुरातत्वविद है या साइंटिस्ट है उन सबों ने मिलकर मालूम किया। नेक्स्ट है प्रजाति या स्पेसीज। ठीक है, प्रजाति या स्पेसीज किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जीवों का ऐसा समूह यानी ऐसा ग्रुप जीवों का जिससे जिसके नर मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं, उन्हें भी बच्चे आगे प्रजनन करके यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। यानी जीवों का जो प्रजाति का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, यानी वो नर मादा मिलकर बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं और जो उनके बेबी है वो भी अपनी जनरेशन को बढ़ा सकते हैं। सिंपल सी बात, उन्हें क्या बोलेंगे हम, प्रजाति। नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन, जो बहुत फेमस है गाइस, चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ठीक है, उनकी किताब का क्या नाम है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित की, जिनमें यह दलील दी गई कि मानव जानवरों से ही क्रमित रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया। चार्ल्स डार्विन की जो किताब है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुई यानी पब्लिश हुई। उनमें क्या बताया है कि जो मानव है, जो मानव जानवरों से ही क्रमित रूप से विकसित हुआ है। ये जो मानव का स्वरूप है, हम मानव होने से पहले क्या थे, एक जानवर थे। क्या थे गाइस, एनिमल थे। एक एनिमल के रूप में धीरे धीरे हमारा जैसे जैसे समय बीता धीरे धीरे चेंजेस हुए, बहुत स्लोली एट द लास्ट क्या हुआ, एक ह्यूमन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है गाइस हमारा पाइमेट। पाइमेट क्या होता है, स्तनपायी प्राणियों के अंतर्गत एक उपसमूह है जिनमें वानर होते हैं, लंगूर होते हैं, मानव शामिल है। इनके शरीर पर बाल होते हैं, माता के घर में बच्चा लंबे समय तक पलता है। इनके दांत भिन्न भिन्न किस्म के होते हैं। सिंपल सी बात है कि पाइमेट का मतलब क्या होता है। देखिएगा इस पाइमेट का मतलब क्या होता है, ये पिरामिड मत समझ लीजिएगा, ये पाइमेट है। ठीक है, पाइमेट सिंपल सी बात है। पाइमेट क्या होता है, जो मानव शरीर होता है या लंगूर होता है या वानर होता है, स्तनपायी होते हैं। ठीक है गाइस, इसमें शरीर पर बाल होते हैं। सिंपल 3 चीज़ बताया इन्होंने, बाल होना, घर में बच्चा होना और भिन्न भिन्न दांत होना। ये किसकी निशानी है, पाइमेट की निशानी है। आई होप गाइस समझ आ रहा हो। नेक्स्ट हमारा होमोनिड एवं होमोनाइड में अंतर। होमोनिड और होमोनाइड में क्या अंतर है गाइस, होमोनाइड और होमोनिड सिंपल सी बात है, जो गाइस आपको बड़ा नाम लग रहा है, देखो एक अक्षर बड़ा है बस, होमोनाइड, और जिसमें एक अक्षर कम है होमोनिड। तो जो जिसमें एक अक्षर कम है वो क्या है, ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो तेज भी है और अच्छे से वर्क भी कर रहा है। जो होमोनाइड है वो प्राचीन काल की बात कर रहा है, उसमें उस समय विकास हमारा कम था, तो उसके बारे में बात कर रहा है। तो हाई गाइस आप समझ रहे होंगे जो बड़ा है और जो छोटा है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है कि शब्द को बड़ा और छोटे रूप में आप समझ लेते हैं। होता क्या, पाइमेट श्रेणी का उपसमूह 240 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में जिनमें जानवर शामिल थे, वानर शामिल थे। तो पाइमेट हमने पढ़ा कौन होते हैं, जिसमें जिनके बाल होते हैं, माता गर्भ में बच्चे लंबे समय तक रख सकती है, दांत भिन्न भिन्न होते हैं। तो उन्होंने बोला जो वानर है वो किसके रूप में आया, पाइमेट श्रेणी के 240 लाख वर्ष पूर्व पहले आया। हम किसकी बात कर रहे हैं, होमोनाइड की बात कर रहे हैं। और इनका मस्तिष्क कैसा होता है, छोटा होता है। अब जो हमने पढ़ा, अब इसका उल्टा यहाँ पे पढ़िए। होमोनिड एक अक्षर कम है, हमने याद करने के लिए एक अक्षर ज़्यादा एक अक्षर कम को लिया, तो इसमें एक अक्षर कम है, तो इसमें क्या है 56 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ, होमोनाइड उपसमूह से विकसित हुआ। ठीक है, होमोनिड क्यों से इसी समूह से अपडेट हो गया, इसी का अपडेट क्या रूप है, होमोनिड। ठीक है, अपडेट होगा तो हर चीज़ अच्छा होगा। ठीक है, तो होमोनिड का मस्तिष्क अपेक्षित बड़ा होता है, यानी इसका जो ब्रेन होता है, जो इनका क्या होता है, बड़ा होता है। सो गाइस जो नेक्स्ट है हमारा, इसी में होमोनाइड और होमोनिड। तो होमोनाइडो में देखो तो जिसकी स्पेलिंग बड़ी थी, जैसे हमने बताया, चौपाए थे, 4 पैर वाले थे। ठीक है, लेकिन शरीर का अगला हिस्सा, ये दोनों पैर लचकदार होते थे। यानी जो इनके दोनों पैर होते थे ना, लचकदार होते थे, और शरीर का अगला हिस्सा भी, ये दोनों पैर लचकदार होते थे। यानी ये बहुत फ्लेक्सिबल होते थे। ठीक है गाइस, भागने में, पेड़ों पर चढ़ने में ये बहुत फ्लेक्सिबल होते थे। जैसे आप जानवर को देखते हैं ना, लंगूर को, बंदरों को, वैसे उसी टाइप के होते थे, जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये पाइमेट समूह क्या है। ये अपनी अगले 2 पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जो इनके पास 4 पैर थे, जो 2 पैर थे गाइस, 2 पैर पीछे थे, जो हमने बात की, जो पीछे वाला पैर है वो क्या होता है, लचकदार होता है। और जो इन्होंने बोला कि 2 पैर है जो आगे वाले, ठीक है, अगले हिस्से के,
जो पैर है वो क्या होते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते थे ये। ठीक है, हम आते हैं होमोनिड पे। होमोनिड क्या है, एक विकसित रूप है किसका, होमोनाइडो का ही एक विकसित रूप है होमोनिड। इसमें क्या होता है, सीधे खड़े होकर पिछले पैरों के बल चलते हैं। किसके बल चलते हैं, पिछले पैरों के बल चलते हैं। और जिनके हाथ विशेष किस्म के होते हैं जिनसे वे औजार बना सकते हैं। इनके पास जो हाथ भी वो कैसे, वो क्या बना सकते हैं, औजार बना सकते हैं। होमोनिडो की कई शाखाएं हैं जिनमें ऑस्ट्रोलोपिथिकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें कौन कौन आते हैं, ऑस्ट्रोलोपिथिकस और होमो इत्यादि आते हैं। तो हमने गाइस बात की दोनों में, ये इसका अपडेटेड रूप हमने होमोनिड पढ़ा। और जो होमोनिड है वो हमेशा क्या होता है, दो पैरों पर चलता है, ब्रेन से काम लेता है, यानी अपने मस्तिष्क का यूज करता है। उसके उदाहरण क्या है, ऑस्ट्रोलोपिथिकस और होमो। नेक्स्ट है गाइस ऑस्ट्रोलोपिथिकस और होमो। अब ये दो वर्ड पढ़ा, इसे हम डिफाइन करते हैं कि क्या होता है ये। पहला है ऑस्ट्रोलोपिथिकस, यह एक लतीन शब्द है। सबसे पहले कौन सा शब्द है, लतीन। लतीन मतलब लात वाला शब्द नहीं, ला और तीन, ये याद रखना है, लतीन भाषा का शब्द है ये। ऑस्ट्रल यानी दक्षिण, ठीक है, ऑस्ट्रल यानी दक्षिण। और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस यानी वानर से मिलकर बना है। मानव के अद्रूप में इसकी ऐप यानी ऐप माने वानर अवस्था में उनके लक्षण रहे हैं। ऑस्ट्रोलोपिथिकस मतलब क्या होता है, दक्षिणी वानर। जैसे ऐप हो गया, जिसे इंग्लिश में ऐप कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, वानर। इसका मतलब सिंपल सी बात हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है होमो। होमो लतीन शब्द का, भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी। ठीक है, इसमें स्त्री पुरुष दोनों होते हैं, यानी ह्यूमन की बात किस में हो रही है, होमो में। होमो में ह्यूमन की बात हो रही है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों आते हैं। क्यों ना गाइस दोनों में डिफरेंस पैदा किया जाए, ऑस्ट्रोलोपिथिकस और होमो में। तो सिंपल सी बात है, होता क्या है, जो ऑस्ट्रोलोपिथिकस उसके बारे में पढ़ते हैं, इनके हाथ पैर की हड्डियाँ मुड़ी होती है, ठीक है, इस कर्व होती है आप देखोगे तो। और पेड़ पर ज़्यादा जीवन बिताते थे। ठीक है, किस पे ज़्यादा जीवन बिताते थे, पेड़ों पर। जैसे हमने पढ़ा ऑस्ट्रोलोपिथिकस का मतलब क्या होता है, वानर। ठीक है गाइस, जो वानर होते थे, तो वानर तो जाहिर सी बात है अब महल में थोड़ी ना रहेंगे, कहाँ रहेंगे, पेड़ों पर रहेंगे। इसीलिए उनकी हड्डियाँ भी मुड़ी मुड़ी होती थी। इसके अलावा सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता नहीं थी। क्या नहीं थी, सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता नहीं थी, ये थोड़े कर्व टाइप में चलते थे। ठीक है गाइस, थोड़ा झुक के चलते थे। हाथों की दक्षता सीमित थी, यानी एक जो सीमित एरिया तक वो अपने जो हैंड है उनका यूज कर सकते थे औजार बनाने में। इससे ज़्यादा, और वो औजार ही बनाते थे तो मगर एक लिमिट तक ही बनाते थे, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते। जैसे हम आजकल के मशीन बना सकते हैं, ठीक है गाइस, जैसे औजार बना सकते वैसे नहीं बना सकते। जबड़े अधिक भारी होना था, इनके जबड़े क्या थे, अधिक निकले भी हुए थे और भारी भी थे। मस्तिष्क यानी सर का आकार बड़ा होना था, किनका, ऑस्ट्रोलोपिथिकस का। ओल्डिवोई गुर्ज में मानव के अवशेष मिले, किनके, ऑस्ट्रोलोपिथिकस के। नेक्स्ट है हमारा होमो। होमो में क्या पढ़ना है हमें, होमो हैबिलिस औजार निर्माता थे। क्या थे, सबसे पहले क्या करते थे ये, औजार निर्माता। इनकी बहुत बड़ी विशेषता थी, यानी ये वेपन्स, जो हमारे हथियार होते हैं वो बनाते थे। नेक्स्ट होमो इरेक्टस। आप देखिएगा इस होमो इरेक्टस की एक भाग है, उसको होमो की एक भाग है होमो इरेक्टस, होमो हैबिलियस, होमो सैपियंस। हमने होमो हैबिलियस की बात कर ली, क्या उनका खासियत है, औजार निर्माण। होमो इरेक्टस में क्या है, सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलना, यानी ये दो पैरों के बल चल सकते थे। और होमो सैपियन प्रज्ञा या चिंतनशील मनुष्य, यानी इन दोनों, जब ये होमो हैबिलियस, होमो इरेक्टस, इन दोनों का पड़ाव जब ह्यूमन ने पार किया तो ह्यूमन को एक नया रूप मिला, क्या, होमो सैपियन। होमो सैपियन यानी प्रज्ञ या चिंतनशील मानव, मनुष्य मतलब वो चिंतनशील, यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से कर सकता है। ठीक है, सोच सकता है, अपनी विचारधारा उत्पन्न कर सकता है। ये सब था होमो सैपियन। तो याद करना गाइस, होमो हैबिलियस औजार निर्माता, होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर चलने वाले, और होमो सैपियन जो आधुनिक है यानी चिंतनशील है। और खान पान में भिन्नता थी, इनके छोटे दांत थे, जबड़े बाहर की ओर कम थे और कम निकले हुए थे। और मस्तिष्क का आकार बड़ा, बुद्धिमत्ता था, यानी इसमें दिमागों में बहुत क्षमता थी सोचने की। सो गाइस हमारा नेक्स्ट है, जैसे आप जानते हो कि हम समय की शुरुआत कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं, आदिकालीन मानव के जीवन, आदिकालीन मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके। यानी अब वो भोजन कैसे प्राप्त करते होंगे, जैसे आज का मानव है, मंडी में भोजन मिल जाता है, फ्रिज खोलते हैं तब भोजन मिल जाता है, होटल जाओ तब भोजन मिल जाएगा, यानी एनी वेयर एनी टाइम यू कैन ईट एनीथिंग। बट
अब हम बात किसकी कर रहे हैं, 56 लाख वर्ष पूर्व की। तो उससे हम भोजन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं गाइस। आई होप आपको समझ आ रहा हो। तो हम बात कर रहे हैं भोजन प्राप्त करने की, आदिकालीन मानव की, यानी प्राचीन मानव की, कि वो कैसे भोजन प्राप्त कर सकता है। तो हम जब बात पुराने समय की कर रहे हैं, तो गाइस वो उनका मेथड भी तो पुराना होगा, ठीक है। आज जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप ऐसे समझिए, आज जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आज से 500 साल पहले वैसे ही स्कूल थोड़ी जाते होंगे, ठीक है गाइस। तो वैसे ही डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है जो वो कैसे भोजन प्राप्त करते थे, पहला संग्रहण। संग्रहण संग्रहण का मतलब क्या होता है, स्टोर करना। क्या करना गाइस, स्टोर करना, किसी चीज को इकट्ठा करना, पेड़ पौधे से मिलने वाली खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करना। अब ये क्या करते थे आदिकालीन मानव, ये पेड़ पौधे से जितनी भी चीज़ मिलती थी उसे इकट्ठा कर लेते। क्यों इकट्ठा कर लेते थे, ताकि वो लंबे समय तक चले, ठीक है। और कोई रुकावट आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा आ जाए, इसीलिए वो क्या कर सकते थे, वो खाद्य पदार्थ को इकट्ठा करते थे। नेक्स्ट है शिकार करना। आदिकालीन मानव क्या करते थे, शिकार करते थे, चाहे वो औजार से करे, चाहे वो ग्रुप बनाकर करे, ठीक है। ये क्या करते थे, शिकार करते थे। शिकार किसका करते थे, जानवरों का करते थे, ठीक है। इस नेक्स्ट है मछली पकड़ना। मछली पकड़ने में हम क्या देख सकते हैं गाइस, मछली पकड़ना भी एक कला थी, जिसके तहत क्या कर सकते थे, अपने जीवन को यापन कर सकते थे। नेक्स्ट है अपमार्जन या रसदखोरी। अपमार्जन एवं या रसदखोरी, इसमें क्या होता है कि मरे हुए जानवरों की लाशों से मांस मज्जा खुरच कर निकालना। यानी देखो गाइस, जो अपमार्जन है या रसदखोरी है, सिंपल सी बात समझिए। जैसे अपमार्जन और रसदखोरी क्या होता है कि मेहनत कोई और करे और फल कोई और ले ले। इसको कैसे समझेंगे कि मारा जानवरों ने, मारा शेर ने हिरन को उसको थोड़ा सा खाने के बाद उसे छोड़ दिया, ठीक है। अब उसके बाद कौन आए, आदिकालीन मानव आए। आदिकालीन मानव ने देखा कि हिरन पड़ा हुआ है, आधा खाया हुआ है मगर आधा बचा हुआ है, तो उसको खुरोच खुरोच के उसके मांस, जितने भी जो उनकी यूजफुल चीज़ें होती हैं उनको निकाल लेता है कौन, आदिकालीन मानव, जिसकी वजह से वो अपने जीवन को यापन कर सकता है। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा अल्टामीरा गुफा। अल्टामीरा गुफा गाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अल्टामीरा गुफा एक ऐसी गुफा है जिसमें एक ड्राइंग मिली, ठीक है, किसकी, बैल की, जो एक बहुत हैरान करने वाली चीज़ है। तो पढ़ते हैं, स्पेन में स्थित है अल्टामीरा गुफा, ठीक है गाइस। ये बात हमने पढ़ा, स्पेन में स्थित है अल्टामीरा गुफा। इसकी छत पर आदि मानव द्वारा बनाया हुआ जंगली बैल का रंगीन चित्र है, ठीक है। जंगली बैल का रंगीन चित्र किसके द्वारा, आदि मानव के द्वारा, जो ऐसा लग रहा है कि हूबहू हुआ, एकदम रियल लग रहा है कि वो देखने में बैल है, ठीक है। नेक्स्ट है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद उन वैज्ञानिकों को कहते हैं जो मानव इतिहास का अध्ययन खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर करते हैं। यानी जो जो वैज्ञानिक खुदाई के दौरान मिली हुई अवशेषों के आधार पर, उसके बेस पर कुछ पता लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मानव इतिहास का अध्ययन, मतलब वो मानव इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, पुरातत्वविद, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रांस में स्थित लेस्कोस और सेवो की गुफाओं में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारी पाई गई, जिनमें गोरों, घोड़ों, सकीन, गोडे, शेर, भालू, तेंदुए, रगड़बग्गा, उल्लू के चित्र शामिल हुए। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इतिहास को जानने के कितने स्रोत है, 3 स्रोत है समय की शुरुआत में, कि आदिकालीन मानव के जानने के कितने स्रोत है इतिहास के, 3 स्रोत है। पहला हमने पढ़ा था जीवाश्म, जिसकी हमने बात भी कर ली, उसके बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट था हमारा क्या था गाइस, चित्रकारी, जिसकी हमने अभी यहाँ पर इन 3 पॉइंट्स में बात की, चित्रकारी के माध्यम से। जैसे आपको पता है अल्टामीरा गुफा, पुरातत्वविद उनकी मदद करते हैं खुदाई से मिले अवशेषों के दौरान। और फ्रांस की भी बात की, जिसमें लैक्सेस और सेवो में क्या मिले, घोड़े, शेर, भालू, तेंदुए, उल्लुओं, लकड़बग्गा, इन सब के चित्र मिले। तो चित्र भी एक क्या है हमारे पास सोर्स है हिस्ट्री को जानने का। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा आधुनिक मानव के उद्भव के 2 सिद्धांत। यानी जो आधुनिक मानव है उसके जो उद्भव हुआ उसके 2 सिद्धांत क्या है, पहला क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत, दूसरा है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। दोनों गाइस एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क है। समझिए कि कैसे मानव का जो मानव का उद्भव हुआ, यानी मानव की शुरुआत हुई, मानव ने विकास कैसे किया, इसके ऊपर 2 सिद्धांत है, 2 सिद्धांत है गाइस। पहले की बात करते हैं जो क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत। अनेक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई। सिंपल सी बात, ये जो सिद्धांत है क्या बताता है हमें कि अलग अलग क्षेत्र, जैसे अफ्रीका, इंडिया, जर्मनी, जो इतने भी यूएसए, जो उस समय के पुराने आदिकालीन जो शहर थे, या गाइस आदिकालीन जितने भी उस समय के स्थान थे, उस समय क्या हुआ था, अलग अलग
जितने भी स्थान थे वहाँ पर क्या हुआ, अलग अलग मानव, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई। यानी मानव की उत्पत्ति एक साथ नहीं हुई, इन्होंने क्या बोला, अलग अलग जगह पे हुई, डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग मानव की उत्पत्ति हुई। ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिस्थापन का सिद्धांत क्या कहता है, जो हमारा दूसरा है, कि मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ और वहाँ से भिन्न भिन्न इलाके में गए। सिंपल सी बात कही, प्रतिस्थापन ने क्या कहा कि एक ही जगह मानव की क्या हुई उत्पत्ति, कहाँ पर, अफ्रीका में। और अफ्रीका से जैसे ही क्या हुआ, लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना शुरू किया तो वो अलग अलग इलाकों में चले गए। इससे क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में मानव की शुरुआत हुई, मानव दिखने लग गए। तो दो सिद्धांत है गाइस, जो दोनों क्या करते हैं, आधुनिक मानव के उद्भव के सिद्धांतों को सेट एक तरीके से बताते हैं। नेक्स्ट है हिमयुग का प्रभाव, 25 लाख वर्ष पहले हुआ। हिमयुग यानी जब धरती पे बर्फ़ पड़ने लग गई, ठीक है, बहुत ठंड होने लग गई, आवश्यकता से ज़्यादा टेम्परेचर नीचे माइनस में चला गया, तो इसी क्या बोलते हैं, हिमयुग का प्रारंभ, जिस समय बहुत बहुत कुछ बदलाव भी हुए थे, परिवर्तन। सो गाइस नेक्स्ट हमारा संचार एवं भाषा, यानी उस समय कम्युनिकेशन एंड जो लैंग्वेज है वो कैसी थी। शुरुआत में होमोनिड भाषा में हाव भाव व हाथ हिलाने का, हाथों का हिलाना था। ठीक है गाइस, जो होमोनिड थे जिसकी हमने बात की थी, ठीक है, जिनका मस्तिष्क तेज था, ठीक है, दो पैरों पे चल सकते थे, तो वो क्या करते थे, हाव भाव और हाथों का हिलाना, जेस्चर का इस्तेमाल करते थे गाइस, अपने जेस्टर का, जिसकी मदद से वो क्या कर सकते थे, संचार या भाषा, अपनी बात बता सकते थे दूसरे को। गाना या गुनगुनाने जैसे मौखिक संचार का भी प्रयोग होता था। नेक्स्ट, मनुष्य की वाणी का प्रभाव, प्रारंभ यानी शुरुआत बुलाने की क्रिया से हुआ। यानी जो मनुष्य की वाणी है, जो मुंह से बोलता है, वो क्या होता है, कैसे शुरुआत हुई, बुलाने की क्रिया से, किसी को बुलाना, उसकी शुरुआत से क्या हुआ, मानव की शुरुआत हुई। आरंभ में मानवों ने बहुत ध्वनियों का प्रयोग किया, धीरे धीरे ये ध्वनियाँ भाषा के रूप में विकसित हो गई। किसके रूप में विकसित हो गई, भाषा के रूप में। ये ध्वनियाँ थी पहले, उसके बाद में भाषा के रूप ले लिया। तो गाइस बहुत तरीके से भाषा की शुरू, यानी एक तरीके से मनुष्य ने कम्युनिकेशन किया, जैसे हमने पढ़ा, हाव भाव, हाथ हिलाना, गुनगुनाना, बुलाने की प्रक्रिया, और ध्वनियों का भाषा के रूप में विकसित हो जाना। ये गाइस एक एक दिन में नहीं हुआ, एक सेकंड में नहीं हुआ, इसको लिखने में लाखों साल लगे। ठीक है, तब जाकर आज हम अपनी भाषा के रूप में हिंदी, इंग्लिश जो भी है उस भाषा में हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है संप्रेषण के लिए आदि मानव ने गुफाओं में जानवरों की चित्रकारी का भी सहारा लिया। ये गुफाएं संभवतः संगम स्थल थी जहां लोगों के छोटे समूह मिलते थे, शिकारी की योजना बनाते थे और शिकारों के तरीके और तकनीक पर चर्चा करते थे। जानवरों की चित्रकारी धार्मिक क्रियाओं और रस्मों, जादू टोने से भी जुड़ी थी। यानी जो देखो गाइस, इन्होंने संप्रेषण के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया एक तरीके से, किसका, चित्रों का। आदि मानव आते थे गुफाओं में, चर्चा करते थे, एक मीटिंग बैठती थी उनकी, किस लिए मीटिंग बैठती थी, जानवरों को मारने के लिए, उनको हम कैसे पकड़ सकते हैं, हम अपने जीवन यापन, अपने पेट भरने के लिए कैसे अगला नेक्स्ट स्टेप लेंगे ताकि हम अपनी फैमिली का पेट भर सके, आदि मानव। ठीक है गाइस। और इसके अलावा चित्रकारी का अलग प्रयोग था, अंधविश्वास भी था कि धार्मिक क्रियाएं, रस्मों, जादू टोना के रूप में भी उनका यूज किया जाता था। इस नेक्स्ट हमारा प्रारंभिक औजार निर्माण। आदि मानव ने औजारों का प्रथम बार निर्माण करके अपने संगठनात्मक कौशल, स्मरण शक्ति का परिचय दिया। यानी जब आदि मानव ने सबसे पहले जब औजार बनाया तो उससे क्या उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया पूरे वर्ल्ड के सामने, कि हम क्या कर सकते हैं, संगठनात्मक कौशल उनके पास है, यानी स्किल है, और स्मरण शक्ति भी है। ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जिसे दक्षिणी वानर कहते हैं, ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। पेपर में सबसे पहले पत्थर का औजार किसने बनाया, तो क्या लिख देना है, आंख बंद करके, ऑस्ट्रेलोपिथिकस यानी दक्षिणी वानर। औजारे के निर्माण एवं इस्तेमाल के प्राचीनतम साक्ष्य इथोपिया एवं केन्या से प्राप्त होते हैं। तो औजारे के निर्माण एवं इस्तेमाल, वहाँ पे प्रोडक्शन भी हुआ और वहाँ पे यूजेस भी हुए, कहाँ पर, इथोपिया और केन्या में। नेक्स्ट है गाइस हमारा पंच ब्लेड तकनीक। पंच ब्लेड तकनीक में क्या होता है कि आदि मानव औजार बनाने के लिए प्रयुक्त तकनीक, यानी जो भी तकनीक, जो भी टेक्निक वो इस्तेमाल करते हैं किसको बनाने में, औजार बनाने में, कौन, आदि मानव, उसे क्या बोलते हैं, पंच ब्लेड तकनीक। सो गाइस नेक्स्ट हमारा हादजा जनसमूह। हादजा जनसमूह में गाइस आप अपने चैप्टर 1 समय की शुरुआत में पढ़ोगे, 11वीं क्लास के जब बुक खोलोगे तो उसमें एक पैसेज है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, हादजा जनसमूह, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो उसमें जो पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है उसी का थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन है।
होता क्या है कि शिकारियों जो शिकारियों और संग्राहकों का एक ऐसा छोटा समूह जो लेक याइसी यानी खारा पानी, ये लेक यासी मतलब लेक यानी झील, याइसी यानी उस जगह का नाम से है। लेक यासी यानी खारे पानी की बिरवस घाटी में बनी झील के आसपास रहते थे। ये लोग हाथों को जोड़कर छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों का शिकार करते थे। यानी ये लोग जो हाथियों को छोड़कर, यानी बड़े जानवर, जो सबसे बड़ा जानवर कौन है, ये बड़ा जानवर और सबसे भारी जानवर कौन है, हाथी, और उन्हीं को क्या कर देते, छोड़ देते थे। ठीक है, छोड़ देते थे, और बाकी सभी का ये करते थे क्या, शिकार, उनका मांस खाते थे। हादजा लोग जमीन एवं उसके संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जताते थे। यानी ये नहीं बोलते थे कि ज़मीन मेरी पर्सनल है या मैं बेच के अमीर बनूंगा, ये ऐसा नहीं समझते थे। ये क्या समझते थे, यूनिटी में विश्वास रखते थे कि हम सब की ये ज़मीन है, हम सब है। ठीक है, ये नहीं बोलते थे कि ज़मीन मेरी है। ठीक है, लालच का यहाँ पे कोई संकेत हमें नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इनके पास शिकार के लिए असीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होने के बावजूद ये लोग अपनी भोजन के लिए मुख्य रूप से जंगली साग सब्जियों पर ही निर्भर रहते थे। ठीक है गाइस, तो इनके पास बहुत सारे पशु क्या थे, पशु भी थे। ठीक है, उनके इनके अलावा उन्होंने क्या किया, जंगली साग सब्जियों पर भी निर्भर थे। जो जंगलों में साग सब्जियां जो उग जाती है गाइस, उन पर भी ये निर्भर थे। इनके भोजन का 80% भाग वनस्पति जन्य होता था। यानी 80% भाग कहाँ से ले रहे हैं, नेचर से ले रहे हैं, वनस्पति से ले रहे हैं। जैसे फल हो गया, कंदमूल हो गया, जंगल में जितने भी उत्पाद हो गए, सब्जियाँ साग सब्जियाँ हो गई, इन पर निर्भर था, यानी 80%। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट है शिकारी संग्रहक समाज। यानी ऐसा समाज, ऐसी सोसाइटी जो शिकारी है, जो शिकार करती है जानवरों का और संग्रह करती है, यानी उसे स्टोर भी करती है, उसे इकट्ठा भी करती है। ऐसे समाज के बारे में बताओ। तो यह समाज शिकार करने के लिए के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलाप में लगे रहते थे। जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय और व्यापार करना इत्यादि। यानी जो शिकारी संग्रह समाज है, शिकार के साथ साथ क्या कर सकती, बिजनेस भी कर सकती थी। यानी ये बहुत छोटे लेवल पे बिजनेस भी करते थे। जैसे क्या हो गया, हाथियों के दांत हो गए, हिरन के सींग हो गए, तो इन सब का ये व्यापार करती थी। या जंगलों में कुछ औषधियाँ होती थी, उनको ये लाकर बेचती थी। ठीक है, तो इनसे भी ये कमा लेती थी और शिकार करके क्या कर सकती थी, अपनी जीवन यापन कर सकती थी। हिमयुग का अंत। ठीक है, तो हिमयुग यानी जब पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ, ज़्यादा टेम्परेचर गिरने लग गया, जब तापमान गिरने लग गया तो क्या हुआ, बर्फ़ पड़ने लगी। उससे हुआ क्या, लगभग 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का अंत होने से मानव में अनेक परिवर्तन आए। जब हिमयुग का अंत हो जाता है तो क्या क्या परिवर्तन आता है, खेती शुरू करते हैं लोग, खेती करना स्टार्ट करते हैं। क्यों, ज़मीन तो पिघल गई है, ज़मीन अपने अपने अस्तित्व में आ गई है, ज़मीन अब पहले से उपजाऊ बन गई है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। पशुपालन भी स्टार्ट हो गया, मिट्टी के बर्तन बनाने भी स्टार्ट हो गया, परिवहन के लिए पहिए बनाने का भी इस्तेमाल आदि होना स्टार्ट हो गया। आई होप गाइस आपको चैप्टर फर्स्ट समय की शुरुआत क्लास 11th इन हिंदी पसंद आया हो।